Hello and welcome at Exam Zone 24/7. Today we will be studying about basal norms. Basal norms means we will be studying the basal guidelines. This lecture is specifically for SBI CBO. SBI CBO, although it is useful for all other exams also. We will be looking the guidelines. The guidelines means the basal guidelines. The basal guidelines and RBI guidelines in this regard. Okay. Basel 3 and what do you mean by Basel 3? Mean this is the third guideline. Okay, third guideline issued by BCBS. So then we will move to our lecture. अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये क्या है. दिस कंटेंट, दिस PDF is specifically for enrolled candidates who have enrolled in CBO course and attending the lecture. However, the video is public and you may think. Okay, first we see what is basal guidelines. Okay. Basel is a place, name of a place where post crisis means BCBS. देखिए पहले क्या था, ब्रेटन वुड्स में एक जो सिस्टम था, ब्रेटन वुड्स सिस्टम, वो फेल हुआ. क्यों? क्योंकि दे वर अनेबल टू मैनेज द एक्सचेंज रेट्स. मतलब ये जो फेलियर हुआ, what was the failure? It was due to exchange rate management. Okay, this was due to someone related to the fixed exchange rate and floating exchange rate and pegged exchange rate. Okay, due to this, when it failed, जब ये fail हो गया, the committee, okay, which the central bank's governor of G10 countries, सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ऑफ G10. तो ये G10 के जो ग्रुप था, उन्होंने, ठीक है, मीटिंग की और दिस प्रैक्टिस, ओके, दिस मीटिंग वाज कॉल्ड एज बेसल कमेटी on banking supervision. Okay, this is BCBS, Basel Committee on Banking Supervision. Okay, and at the end of means 1974. And this guidelines has been issued by, okay, specifically presently more than 28 countries are following the BCBS guidelines.
now, okay, 28, even maybe more than this, as members of BCBS are following the BCBS guidelines, means okay, the first Basel committee meeting, the first Basel committee issued the guidelines in 1988, ओके 1974 के एंड में ये डिसाइड हुआ था, कमेटी की मीट हुई थी कि ये गाइडलाइंस बनाई जाएंगी, जिस तरह से किस लिए बनाई गई थी, रेसिलियंस ऑफ बैंक्स टू एब्सॉर्ब इकोनॉमिक शॉक्स। देखिए इसमें क्या है ना, मेन गेम जो था, जो भी स्पेशली जो गेम था ना, वो यूएसए का था इनिशियली। अच्छा, अगर आप पढ़ोगे कई बार तो आपको एक निक्सन शॉक मिलेगा, ठीक है। पहले क्या हुआ, यूएसए में गोल्ड स्टैंडर्ड चलता था, थोड़ा सा हम बेसिक देखेंगे, दैट वाज रिलेटेड टू द गोल्ड स्टैंडर्ड, ओके। लेट मी ऐड अ न्यू पेज, ओके। क्या होता था, जो पहले एक्सचेंज रेट चलता था जो, वो गोल्ड स्टैंडर्ड से चलता था। गोल्ड स्टैंडर्ड भी क्या हुआ कि वो डोमिनेट कौन कर रहा था, बाई डॉलर, ठीक है। फिर निक्सन जी ने क्या किया कि बोला कि इस स्टैंडर्ड में हम नहीं रहेंगे, हम गोल्ड स्टैंडर्ड का पालन नहीं करेंगे, और इस तरह से इन्होंने जो मार्केट में जो एक्सचेंज रेट किया था, चल रहा था, उसको डिस्टर्ब किया। तो अगर हम ये देखें तो ये एक तरह से ये इकोनॉमिक शॉक नहीं, जबकि जो रेट एक्सचेंज का शॉक था वो ज्यादा था। जो रेट एक्सचेंज से शॉक लगा था, दैट वाज मोर देन द इकोनॉमिक शॉक। तो चलो हम जहां पे थे वहां पे आगे चलते हैं कि फर्स्ट बेसल का, अच्छा, जो सीबीओ के एग्जाम में पूछा जाएगा, एसबीआई सीबीओ में या जीबीओ में, वो ज्यादा से ज्यादा ये पूछा जाएगा कि बीसीबीएस कहां पे है, उसका हेडक्वार्टर कहां पे है, ठीक है। तो उसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में, बीसीबीएस। जो बेसल है वो नाम है, स्विट्जरलैंड में एक जगह है, ठीक है, उसका नाम है। हेडक्वार्टर कहां पे है, स्विट्जरलैंड में है। अच्छा, इसका लीगल कोई बाइंडिंग है, लीगल बाइंडिंग, ओके, कि ऐसा है क्या कि जो मेंबर हैं, नो, देयर इज नो लीगल बाइंडिंग, वेदर आप मेंबर हैं या नहीं, दीज आर जस्ट एडवाइजरी गाइडलाइंस। ठीक, चलो आगे देखते हैं। बेसल 1 जो आया था, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो बेसल आए थे उसकी गाइडलाइन और टाइमलाइन बताइए, ठीक है। बेसल 1, बेसल 2, बेसल
3, अच्छा कुछ बेसल 3 के रिवीजन आए जिसको बेसल 4 से जाना जाता है, लेकिन वो यूजुअल प्रैक्टिस में नहीं है। तो बेसल 1 जो हुआ वो 1988 में आया। ये ग्लोबल जो इसका अनाउंसमेंट था 198 में। इंडिया ने कब एडॉप्ट किया इसको? इंडिया ने एडॉप्ट किया 1993 में। ओके, मींस अराउंड 5 इयर्स, मींस 5 इयर्स के बाद। उसके बाद बेसल 2 आया। बेसल 2 आया वो 2006 में आया और इंडिया ने उसको 2008 में एडॉप्ट किया। तो ये डेट्स आपको याद रखनी है, ये पूछा जा सकता है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, इफ इट इज आस्क्ड दैट व्हेन द बेसल 1 वाज announced, then we will consider global. When Basel was implemented in India, Basel 1 was implemented in India, we will, for such type of question, we will quote 1993. Okay, the Basel 3, the very recent and running, the globally it was announced 2010 and implemented in India 2013. Okay, एक क्वेश्चन ये पहले पूछा जा सकता है, बेसल 3 was fully implemented in India मीन्स बेसल 3 इंडिया में फुली कब, देखो 2013 में एडॉप्ट हुआ था। ओके, ठीक है। तो एक टाइम के साथ, टाइम सीरीज के साथ, ये एक टाइम के साथ ये जो है इंप्लीमेंट हुआ। ओके, नाउ द पिलर्स ऑफ बेसल। देखो बेसल 1 और 2 के पिलर्स आपसे पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है। द बेसिक थिंग अबाउट बेसल 3, ओके, दिस इज द व्हाट डू यू नो अबाउट बेसल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बेसल, ओके। देन बेसल इज ए ग्लोबल regulatory framework specially to ensure resilience of banks against इकोनॉमिक शॉक्स। ओके, ठीक। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने स्टडी में। दिस इज अबाउट मी, बेटर यू नो अबाउट मी, अबाउट माई क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस यू नीड टू नो at least from who you are studying. Okay, if you are willing to get the admission, you may text this number and we will be contacting you back. See, now Basel 3 capital regulations, guidelines and scope, ठीक है। पर्पस क्या था बेसल 3 का? कि बैंक की एबिलिटी को स्ट्रेंथन करना, to absorb financial and economic shock, reduce spill over to real economy. Means अगर स्पेशली बैंक्स फेल होते हैं then touches on economy to failure. Okay, now बेसल 3 हमने पहले ही देखा कि दिसंबर 2010 में ये गाइडलाइंस रिवाइज होकर के रिलीज हुई और उसके बाद से इंडिया में
ये 2013 में इंप्लीमेंट की गई। ओके, दिसंबर 2010 में ये ग्लोबल इनका रिलीज हुआ। ठीक है, अच्छा, बेसल 3 के फीचर्स क्या हैं कि ये माइक्रो प्रूडेंशियल फोकस, माइक्रो प्रूडेंशियल मतलब ये इंडिविजुअल बैंक वाइज मॉनिटरिंग, मतलब एक बैंक ओवरऑल बैंकिंग, जैसे मान लो 2 बैंक्स हैं या 3 बैंक्स हैं, तो ये नहीं बोलता है कि 3 बैंकों को मिला के कितना कैपिटल टीयर 1 रखना है। ये बताता है कि हर बैंक का अपने रिस्क वेट एसेट के हिसाब से, रिस्क वेट के हिसाब से एज पर दियर रिस्क वेट हैज टू इंश्योर एंड मेंटेन द मिनिमम कैपिटल, स्पेशली इट इज कॉल्ड द रेगुलेटरी कैपिटल। ओके, चलो ठीक है। जो बेसल 3 था उसमें क्या हुआ कि नए एडिशंस कुछ किए गए, मींस एक तो लेवरेज रेशियो का किया गया, एक लेवरेज रेशियो इंक्लूड किया गया और एक कैपिटल कंजर्वेशन बफर इंक्लूड किया गया। कैपिटल कंजर्वेशन बफर मतलब कैपिटल को कंजर्व करने के लिए अलग से एक बफर बनाना, मींस अलग से कोई फंड रखना। दिस इज द 2.5% ऑफ रिस्क वेटेड। ये हम आगे देख लेंगे कि ये एक्चुअल में है क्या। ठीक है, अच्छा, अभी के लिए आपसे ये पूछा जा सकता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कब आया इंडिया में और कब फाइनल लगा, ये पूछा भी जा चुका है। तो बेसल जो 3 की गाइडलाइंस थी वो ग्लोबली तो दिसंबर 2010 में आई, इंडिया ने अप्रैल 2013 बोला गया, तो 1 अप्रैल आपको मानना पड़ेगा। अप्रैल 2013 में एडॉप्ट किया और अक्टूबर 2021 तक फुल्ली इम्प्लीमेंट हो गया। ये जो 3rd पॉइंट है ये ही आपके एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। The 3rd point is much important for your exam, and another the pillars of this. तो बेसल 3 pillars का मतलब क्या है? What are the Basel 3 pillars? Basel 3 pillars especially means the basis on which these guidelines are issued, means keeping those in the mind. तो इसका मतलब यह है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको ध्यान रखना है बेसल 3 के अंदर। ठीक है, तो पहला पिलर है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। थोड़ा विजिट करते हैं एंड वी विल गो थ्रू दिस। ओके, ओके, पिलर्स ऑफ बेसल। देखो बेसल 2 और 3 में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, बस बेसल 3 में कुछ 2 चीजें ऐड हुई थी, एक लेवरेज और एक कैपिटल कंजर्वेशन बफर। ठीक है, तो पहला पिलर है मिनिमम कैपिटल requirement, means there will be requirement of capital at least up to a minimum level for each bank. Second is the supervisory review. Supervisory review means
like RBI monitors the bank. And third will be market discipline. Market discipline मतलब जो भी बिजनेस आप जिस मार्केट में कर रहे हो उसके कुछ डिस्क्लोजर्स आपको करने पड़ेंगे, जैसे आपका कैपिटल कितना है, रिस्क वेट कितना है, ये सब आप देखोगे तो बैंक के बैलेंस शीट में भी एक्सप्लोर, दैट इज अ पार्ट ऑफ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स अंडर बेसल नॉर्म्स। ठीक है। अच्छा, पिलर 1 में क्या किया? पिलर 1 में मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट में जब हम बात करें कि दैट इज द पिलर 1, see pillar 1, in pillar 1 there is two types of capital defined as the tier 1 capital and tier 2 capital. Tier 1 capital is also known as going concern capital. मीन्स जब बैंक चल रहा है तो अगर वो अपना कैपिटल यूज करना चाहे तो केवल टीयर 1 कैपिटल ही यूज कर सकता है। द टीयर 2 इज गॉन कंसर्न, मतलब बैंक चला गया, डूब गया। ठीक है, तो गॉन कंसर्न कैपिटल। ओके, दिस इज द गॉन कंसर्न कैपिटल। ठीक है, दिस इज डिपेंडेंट ऑन द रिस्क वेट ऑफ द assets, means risk weight of assets. assets के रिस्क वेट पे ये डिपेंडेंट है कि किस तरह का और कितना कैपिटल रखना है। तो देखो, ग्लोबल स्टैंडर्ड में जिस तरह की गाइडलाइन है, बैंकिंग कमेटी ऑन सुपरविजन, बैंकिंग सुपरविजन, वो बोलती है कि आपका टोटल कैपिटल इंक्लूडिंग कैपिटल कंजर्वेशन बफर, ठीक है, वो अभी कैपिटल कंजर्वेशन बफर हम छोड़ देते हैं, क्योंकि कैपिटल कंजर्वेशन बफर तो बैंक तब बनाएगा जब उसके गुड डेज चल रहे होंगे। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि टोटल टीयर 1 और टीयर 2 दो तरह कैपिटल है ना। एक मतलब बैंक चल रहा है, एक बैंक डूबने वाला है, तभी आप वो कैपिटल को यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कोई ड्यूज देने हो, वाइंड अप हो रहा है, तो आप वो टीयर 2 यूज कर सकते हो। बाकी और किसी केस में बैंक टीयर 2 कैपिटल का यूज नहीं कर सकता है। हाउएवर द बैंक कैन यूज इट्स टीयर 1 कैपिटल फॉर एक्सपेंसेस, फॉर प्लानिंग, फॉर एक्सपेंडिचर्स। फर्दर दिस शुड नॉट गो बिलो बियॉन्ड द स्पेसिफाइड लेवल। ओके, नाउ टीयर 1 कैपिटल कितनी होगी? टीयर 1 कैपिटल होगी ग्लोबल लेवल पे बीसीबीएस ने बोला है कि 4.5% ऑफ रिस्क वेट असेट्स। ओके, 4.5%। नाउ आरबीआई ने क्या बोला? आरबीआई ने बोला है हम इससे 1% ज्यादा रखेंगे। हमारे यहाँ की गाइडलाइन है कि आपको टीयर 1 कैपिटल एटलीस्ट 5.5% रखना है, एटलीस्ट 5.5%। मीन्स टीयर 1 कैपिटल ग्लोबल लेवल पे 4.5% है और इंडिया में इसकी गाइडलाइन है 5.5%। ये कौन सी कैपिटल है? टीयर 1 कैपिटल, करेक्ट। उसके साथ एक और कैपिटल आती है, उसका नाम है एडिशनल टीयर 1। अच्छा, जब टीयर 1 था तो एडिशनल क्यों किया? क्योंकि इसमें टीयर 1 में बहुत अच्छे क्वालिटी के लिक्विड एसेट्स हैं। एडिशनल टीयर 1 में ऐसे एसेट्स हैं जो टीयर
2 में नहीं इंक्लूड किए जा सकते, लेकिन वो टीयर 1 में भी नहीं इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो कॉमन है। तो एडिशनल टीयर 1 के लिए बोला है, ग्लोबल के लिए बोला है 1.5%, आरबीआई ने बोला है यस आई विल आल्सो यूज 1.5%। ठीक है, ये ग्लोबल है, ये इंडिया में है। करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि टीयर 1 अगर हम कैपिटल की बात करें, एडिशनल को भी टीयर 1 ही मान लें, तो ग्लोबल लेवल पे ये 6% आया, ये ऐड करोगे आप तो, और इसको ऐड करोगे तो इंडिया में आया 7%। मींस टीयर 1 कैपिटल कितना है? 7%। ठीक है। नाउ टीयर 2 कैपिटल कितना होगी? वो बोला है सीधे 2% होगी। ओके, 2%। आरबीआई बोला यस इट इज आल्सो 2% विद अस। मींस आरबीआई ने भी इसको 2% ही रखा है। तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई? टोटल कैपिटल कितनी हो गई? अगर ग्लोबल लेवल पे देखें तो 8%, और इंडिया में देखें तो 7 and 2 9%। मतलब ये है टोटल कैपिटल टीयर 1 प्लस टीयर 2। दूसरी चीज, एक आता है कैपिटल कंजर्वेशन बफर, यही सबसे लास्ट में इंडिया में लागू हुआ था। अक्टूबर तक कैपिटल कंजर्वेशन सबको, ठीक है, 2.5% मेंटेन कर लेना था। ओके, नाउ अगर हम ये बोल लें कि 2.5% है कैपिटल कंजर्वेशन बफर, तो 2.5% आरबीआई ने भी रखा, तो ये कितना हुआ? 11.5% इंडिया में हुआ और 10.5% ग्लोबल हुआ। ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका पूरा स्ट्रक्चर मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट का। इसमें क्या पूछा जा सकता है? जब भी पूछा जाएगा, स्पेशली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही पूछा जाएगा, तो ये पूछा जाएगा अगर कैपिटल कंजर्वेशन बफर का कितना है, तो ये है 2.5%। टीयर 2 कितना होता है? तो टीयर 2 के साथ 2 है तो सीधे 2% याद रखो। केवल एक ही जगह 1% ज्यादा है, ग्लोबल पे 4.5% है T1 और इंडिया में 5.5% है T1। ओके, ये कैपिटल आपको मेंटेन करनी है। नेक्स्ट वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स पिलर 2। पिलर 2 मींस सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस। मतलब आरबीआई क्या करेगा? एक तो रिस्क प्रोफाइलिंग, कितना रिस्क है, क्या डिस्क्लोजर्स हैं, सही है कि नहीं, रिस्क वेटिंग सही है कि नहीं, वो करेगा। दूसरा इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट प्रोसेस बैंक्स करेंगे, जो जिससे इन्हें पता लगे कि उनकी कैपिटल एडिक्वेसी कितनी है। रिस्क नॉट फुली कैप्चर्ड अंडर पिलर 1 विच इज इंटरेस्ट रेट रिस्क, लिक्विडिटी एंड कंसंट्रेशन एंड रेजिडुअल रिस्क, ये पिलर 1 में कंप्लीटली कैप्चर नहीं हुए हैं। थर्ड इज द मार्केट डिसिप्लिन। मार्केट डिसिप्लिन मतलब जो भी आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है, कितने आपका रिस्क वेट है, क्या आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है, एवरीथिंग आपको डिस्क्लोज करना है। ओके, मींस आरबीआई ने बोला है डिस्क्लोज करने को, तो इसको बोलते हैं मार्केट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब मार्केट में जैसा चल रहा है, मार्केट में आप क्या कर रहे हो, आपकी पोजीशन क्या है, इसको डिस्क्लोज करो। डिसिप्लिन मतलब डिस्क्लोज करना है। कैपिटल कंजर्वेशन बफर 2.5% ऑफ रिस्क वेट एसेट, ये क्या है? जब आपके गुड डेज चल रहे हो बैंक के, मतलब बैंक अगर अच्छी तरह से प्रॉफिट कमा रहा है तो उसको 2.5% ऑफ रिस्क वेट एसेट ये कैपिटल कंजर्वेशन बफर बना सकता है, जो बैंक के टफ टाइम में लिक्विडिटी मेंटेन करने में काम आएगा। दैट इज द पिलर, नॉट पिलर, दैट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल इन कैपिटल कंजर्वेशन बफर। देखो ये पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द लेवरेज रेशियो इन बेसल 3? व्हाट इज लेवरेज रेशियो? मींस लेवरेज इज 3%। अच्छा, लेवरेज क्या है?
लेवरेज मतलब कितना पैसा उठा के आप उससे कितना पैसा बना रहे हो। जैसे कि आप मान लो, ये देखो, एक आपने 100 रुपए का लोन दिया किसी बंदे को, उस बंदे से फिर 100 रुपए का डिपॉजिट ले लो, फिर उसको 90 का लोन दे दो, फिर 90। देखो लेवरेज मतलब इस पैसे को कितनी तरह से ये किया गया। दूसरा होता है लेवरेज, आपने जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आपको केवल प्रीमियम दे करके, ठीक है, प्रीमियम देख करके आप 10 लाख 20 लाख कोई भी पोजीशन ले सकते हो, मतलब कम पैसे में ज्यादा रिस्क ले रहे हो, दैट इज द लेवरेज। ओके, लेवरेज कितना है? मैक्सिमम ऑफ 3%, मिनिमम ग्लोबल बेंचमार्क है 3% इज द मिनिमम ग्लोबल बेंचमार्क। ओके, नाउ कैपिटल एडिक्वेसी किस लेवल पे मेंटेन करना है? एक तो सोलो लेवल और ग्रुप लेवल दोनों पे मेंटेन करना है। जैसे एक बैंक है ये और उसकी एक सब्सिडरी है बी, तो बी को भी मेंटेन करना है कैपिटल एडिक्वेसी अलग से सेपरेटली, ए को भी मेंटेन करना है सेपरेटली, एंड ए एंड बी दोनों को मिला करके भी मेंटेन करना है। इसको कहते हैं ग्रुप लेवल, मतलब कंसोलिडेटेड लेवल और सोलो लेवल दोनों पे कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन करना है। दैट इज, देखो अभी इसमें यही पूछा जा सकता है कि मिनिमम ग्लोबल बेंचमार्क लेवरेज रेशियो का कितना है बेसल 3 में, तो बेसल के साथ 3 लगा है तो वही 3 याद रखो आप, 3% है लेवरेज रेशियो। ठीक है, होली ऑन सब्सिडरीज के लिए अलग से गाइडलाइन है, ये उतना पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, और हियर आर सम क्वेश्चंस, वी विल डू इट एंड दी लेट अस सी व्हाट इज दिस। व्हेन डिड G20 लीडर्स कमिट टू स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल फाइनेंशियल रेगुलेशन व्हिच लेड टू फॉर्मुलेशन ऑफ बेसल 3? तो बेसल 3 के लिए जो फॉर्मुलेशन हुआ वो कब हुआ? ठीक है, तो 2009, ठीक है, सितंबर 2009 में मीटिंग हुई थी और दिसंबर 2010 में बेसल 3 गाइडलाइंस इशू हो गई। ओके, What is the title of the comprehensive reform package released in December 2? That is the Basel III, a global regulatory framework for more resilient banks। ये उसका टाइटल था, Basel III नहीं, Basel Committee on Banking Supervision। यस, अभी हमने बताया है कि माइक्रो प्रूडेंशियल कंपोनेंट क्या है, कैपिटल कंजर्वेशन बफर एंड काउंटर साइक्लिकल बफर, बट Basel III इज ए माइक्रो प्रूडेंशियल अप्रोच। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी उतना कोई पढ़ने का जरूरत नहीं है, बट ऊपर वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, म्यूचुअली रेनफोर्सिंग पिलर्स कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा सकता है। मिनिमम कैपिटल, सुपरवाइजरी रिव्यू एंड मार्केट डिसिप्लिन, दीज आर द 3 थिंग्स। एडिशनली बेसल 3 में क्या यूज किया गया था? लेवरेज रेशियो एंड कैपिटल कंजर्वेशन बफर, ये 2 चीजें न्यू थी बेसल 3 में। मींस बेसल 3 में अभी बैंकों को ज्यादा कैपिटल अलग से रखना पड़ता है, इंक्लूडिंग कैपिटल कंजर्वेशन बफर। क्रेडिट एंड ऑपरेशनल रिस्क के लिए आरबीआई ने 2009 में स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच और बेसिक इंडिकेटर अप्रोच किया है। ये सीबीओ में तो नहीं पूछा जा सकता, बट अगर आप एनालिस्ट का दे रहे हैं, कोई फाइनेंशियल एनालिस्ट या ऐसा कुछ, तो उसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, विच बैंक्स इन इंडिया एडॉप्टिंग बेसल 3? बेसल 3 किन बैंकों के लिए जरूरी नहीं था? ओके, दैट इज द लोकल एरिया एंड RRBs। नाउ we see that even cooperative banks and other are coming under RRBs and they may be requiring the regulations very soon. Effective date of Basel III cut, very important, very important. डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो अप्रैल 2013 में आया था
ठीक है, और अक्टूबर 2021 में फुल्ली इम्प्लीमेंट हो गया है, फुल्ली इम्प्लीमेंटेड। ओके, ये देखो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, तो ये अपने को देखना बाई व्हेन बेसल 3, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपके सीबीओ एग्जाम में, ठीक है। अच्छा, बैंक अभी हमने पढ़ा कि वो स्टैंड अलोन बेसिस पे भी मेंटेन करेगा, और अगर उसकी कोई सब्सिडरी है तो उसके लिए भी उसको इसको खुद ही मेंटेन करना होगा, और इन दोनों का मिलाकर भी कोई भी ब्रीच नहीं होना चाहिए, कोई भी इसमें छूट नहीं है। आपको कंसोलिडेटेड लेवल पे भी कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन करना होगा। ओके, now these are the questions you may see through the PDF. If you want this PDF, you need to enroll in PDF course and you may text us. Okay, you may text us over. Okay, we will be concluding the G and continuing the session onwards. Hope you find this lecture useful. If it is good, you share, and this